की चर्चा नीरज जी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो अनुमान था उससे भी बेटर नतीजे रिलायंस ने पेश किए हैं और प्रॉफिट जो 13,680 करोड़ आया है, जो किसी भी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बढ़ के आया है। और O2C ने बहुत बेहतरीन बिजनेस किया। ऑयल एंड केमिकल का जो बिजनेस था वहाँ से एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से डिमांड बहुत बढ़ रही थी, क्रैक्स का फायदा हो रहा था और मार्जिन बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नतीजे पेश किए। दूसरा सेगमेंट जो जहाँ पे बहुत सरप्राइजिंगली पॉजिटिव मूव आया वो रिटेल का था। रिटेल के नंबर्स बहुत ही अच्छा है, करीब 45,500 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे निकल के आया और एबिटा में 1,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिली है। 1900 से बढ़ के 2900 2950 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आया है एबिटा लेवल पे और मार्जिन में 1% से ज़्यादा का इंप्रूवमेंट है। तो पैंडेमिक के बाद जो पूरी तरीके से ओपन हुआ उसमें रिटेल ने पूरा सरप्राइज किया, बहुत अच्छे नतीजे वहां पे देखने को मिले और ऑयल में तेजी की वजह से उसका पूरा प्रॉफिट यहाँ पे मिला हुआ। पेटकेम में थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्मेंस है जो आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा देखिए, क्योंकि लास्ट मंथ से वहां पे भी पिकअप बढ़ गया आता हुआ देखने को मिल रहा है। जियो ने भी 143 रुपये 60 पैसे का जो आरपू दिखाया है वो अनुमान से ज्यादा है। लोगों को लग रहा था 143 हायर साइड में आ सकता है, लेकिन उससे भी स्लाइटली बेटर है। तो मुझे लगता है कि जियो के परफॉर्मेंस में अब वो नंबर सामने आने लगे हैं जहां पे प्रीमियम क्लाइंट आपको पे करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक इंडस्ट्री स्ट्रेटजी इस समय चल रही है कि प्रीमियम क्लाइंट को ज्यादा भाव दिया जाए। तो मुझे लगता है कि तीनों ही सेगमेंट से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अब आने वाली तिमाहियों में जो रिसेंट एक्विजिशंस कुछ हुए हैं वो भी सब आपको बैलेंस शीट में ऐड होते हुए दिखेंगे, चाहे वो 7 to 11 वाला स्टोर ओपनिंग हुई हो, अगले क्वार्टर्स में कुछ और ओपन होंगे, या जो एक क्लीन एनर्जी के लिए एक्विजिशन किया गया फॉरेन में, वो चूंकि अप एंड रनिंग बिजनेस है तो वो भी आपको ऐड होता हुआ वहाँ पे दिखेगा। और जिस तरीके की क्रूड और डिमांड बनी हुई है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस आने की संभावना है। जी हाँ, तो नतीजे अगर आप देखें 3 पैमानों पर, 3 कसौटियों पर अच्छे रहे और जैसे कि नीरज जी ने कहा अपनी कमेंट्री में आखिरी में कि जो रिसेंट एक्विजिशन से अधिग्रहण थे उनका जो इम्पैक्ट है नेक्स्ट क्वार्टर में विजिबल होगा। एक काम करते हैं, टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स पे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हाउस व्यूज हैं इन नंबर्स के ऊपर वो क्या है, किस चीज़ पर अगर आप देखें वो सबसे अगर आप देखें ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, प्राइस टारगेट्स क्या हैं, आइए समझते हैं यतिन के साथ। यतिन, गुड मॉर्निंग। रिलायंस पे टारगेट्स और कमेंट्री में क्या कहा गया है? देखिए, जहां तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है, ब्रोकरेजेस ने यहाँ बाय कॉल अपनी ब्रॉडली बरकरार रखी है। अगर आप जेपी मॉर्गन और जेफरीज की बात करें तो 2800 से लेकर 3,000 रुपए तक के टारगेट हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ एक ओवरवेट रेटिंग रखी है, टारगेट है 2925। तो कहीं ना कहीं यहाँ ब्रोकरेजेस अपने पुराने टारगेट्स कहीं ना कहीं हल्के से ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक कि CLSA का सवाल है, उनको लगता है कि जो रिलायंस की रिटेल इकाई है यहाँ आपको वैल्यूएशन बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लगभग $120 बिलियन की एंटरप्राइज वैल्यू आपको यहाँ देनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। क्रेडिट स्विस का मानना है कि रिटेल और ऑयल टू केमिकल बिजनेस यहाँ से तीसरी तिमाही में भी और मजबूती से अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको उनका वैल्यूएशन फैक्टर इन करना पड़ेगा। और जहां तक कि जेपी मॉर्गन का सवाल है, इनको वैल्यूएशंस हल्के से महंगे लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिटेल सेगमेंट और O2C का परफॉर्मेंस आया है सेगमेंटली, वो काफी उत्साहजनक है। ओके, उत्साहजनक है। और एक और चीज याद रखिएगा, CLSA का करीब 2820 का और जेफरीज का करीब 3,000 रुपए का टारगेट है। अब मैं जो टिप्पणी करूंगा याद रखिएगा वो सिर्फ चार्ट्स पे है, और ये जो चैनल देख रहे हैं आप CNBC आवाज, उसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन हम क्वार्टरली नंबर्स पे, चार्ट पैटर्न्स पे, FNO स्टैट्स पे और टेक्निकल पैरामीटर्स पे बातचीत कर रहे हैं। आपकी राय मानस, आपने नंबर्स समझे, सारे सेगमेंट्स को समझा आपने, अगर आप देखें हाउस व्यू समझे, CLSA 2820 और जेफरीज 3,000। रिलायंस के चार्ट पे शुक्रवार को और लास्ट वीक एक चीज हुई है, 11 अगस्त के बाद इसने पहली बार इस सेलिंग में 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ और पिछले 2 दिन का लो एग्जैक्टली 20 डे में था, जो कि 11 अगस्त के बाद पहली बार हुआ है। अमूमन ये फॉल में 10 डे पे बेस बना के बाहर निकल जाता था। आपकी अप्रोच रिलायंस इंडस्ट्रीज पे रिजल्ट्स को कैसे ट्रेड करेंगे आप? देखिए, एक वर्टिकल रैली हमने देखी थी स्टॉक में, करीब 2150 रुपए से लेकर 2750 तक के हाईज देखने को मिले। उसके बाद 2 दिन पहले हमने करेक्शन भी देखा, लेकिन उस करेक्शन में स्टॉक अभी तक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला है। तो मेरे लिए तो 20 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है
तब तो आपको 2600 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। वो लेवल ब्रीच हो तो आपको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें शायद 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होंगे जो कि 2500 रुपए के आसपास है। लेकिन देखिए, समझने की कोशिश करिए, जो अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पे तो कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। जो गिरावट देखने को मिली वो केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है, और अंडरटोन मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट में बेहतरीन बना हुआ है। और मैंने जो टारगेट 2950 के काफी समय से दिए हुए हैं वो मैं अभी भी कायम करता हूं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड का इन्वेस्टमेंट है, तब तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो 2600 रुपए के नीचे आपको अपनी पोजीशन से निकलना है। 2500 रुपए के आसपास स्टॉक को फिर से रिव्यू करिएगा। अगर वहां पर सपोर्ट ले तो मेरे हिसाब से तो वहां पर बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। रणनीति आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आती हुई दिख रही है। वैसे भी वीरेंद्र जी ने आपको डिस्क्लेमर दे दिया है, अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से राय अति आवश्यक लीजिएगा। CNBC आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों RIL के पास है। लेकिन सबसे अहम नतीजे जो आपको बैंकिंग एनालिस्ट्स, ट्रेडर्स और ख़ासकर वो लोग जो ICICI बैंक के मुरीद हैं वो ध्यान देते हुए दिखेंगे इस काउंटर पर। आशीष जी, कहां से बात शुरू करेंगे? मेरे ख्याल से कोई भी आंकड़ा देख लीजिए किसी भी तरीके का, वहां पर ICICI बैंक ने आपको आउट परफॉर्म करके दिखाया है। बिल्कुल, तो मैं कहने वाला था, गुड कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग कह लीजिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया ICICI बैंक इसी तरह से डिस्क्राइब होगा। बहुत बढ़िया Q2 का परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल से सुपीरियर परफॉर्मेंस है क्रॉस सारे पैरामीटर्स जो भी आप चेक करेंगे। एक एक करके आता हूं। लोन ग्रोथ 17% प्लस ईयर ऑन ईयर, पिछले 23 क्वार्टर्स में इससे बेहतर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला। NIMs 4% पे आए हैं, और जितना डेटा हमारे पास था अब तक इतने अच्छा NIMs ICICI बैंक का आया नहीं। तो शायद सेफली कहा जा सकता है कि ऑल टाइम हाईज पर है इस बैंक के NIMs 4%। ग्रॉस NPAs 23 क्वार्टर्स के लोज पे, नेट NPAs 27 क्वार्टर्स के लोज पे, और सब्सिडरीज ने हाईएस्ट क्वार्टरली पैट कंट्रीब्यूट करा है पिछले 26-27 तिमाहियों में। तो अब हेडलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। NII 25% साल दर साल, मुनाफा 30% साल दर साल का जंप, और जिस तरह का लोन ग्रोथ मोमेंटम है बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि ICICI बैंक मार्केट शेयर गेन करता हुआ आपको नजर आएगा इवेंचुअली। स्लिपेजेस एलिवेटेड है, एक ही दिक्कत है, पर जिस तरह की स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, जिस तरह के अपग्रेड्स आ रहे हैं, उसने दरअसल एसेट क्वालिटी को इवेंचुअली इंप्रूव करा। तो ग्रॉस NPA आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट 33 बिप्स का इंप्रूवमेंट। ऐसे तो मैं बोलते ही चले जाऊंगा, इसलिए मैंने क्विकली कुछ पैरामीटर्स हाईलाइट करे जो अच्छे हैं। थम्स अप है नंबर्स को, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है। अब देखते हैं जरा ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। आशीष जी, कमाल के आंकड़े हैं। कमाल आप समझिए कि IPO